पिछला जो अध्याय हम लोगों ने पढ़ा उसका नाम था लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। और लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों वाले अध्याय को पढ़ते हुए हमने ये जाना, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है शासन करने की, उसके अंदर शासक को मनमानी करने की आज़ादी तो कतई नहीं होती। मतलब शासक कोई भी काम अपने मन से ऐसा नहीं कर सकता जिससे वह अपना या अपने राजनीतिक दल का भला कर सकता और जनता उसके लिए परेशान होती हो। बल्कि हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे बुनियादी नियम होते हैं। बुनियादी नियम मतलब एक ऐसे कानून जो जनता को भी मानना पड़ता है, मतलब नागरिक को भी उन नियमों का पालन करना होता है, और शासक मतलब सरकार को भी उन नियमों का पालन करना ही होता है। और ऐसे नियम जिनका समान रूप से जनता के द्वारा और सरकार के द्वारा पालन किया जाता है उसको हम बोलते हैं संविधान। आप लोगों के घरों में भी ये होता है। घरों में कोई लिखित कानून की किताब आपके यहाँ नहीं होगी कि पापा के लिए ये कानून होगा, मम्मी के लिए ये नियम होंगे, बड़े भैया के लिए या छोटे भैया के लिए ये कानून होंगे, या दीदी के लिए ये नियम अपनाए जाएंगे। लिखित में कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर परिवार का अपना कानून होता है। परिवार का मुखिया भी होता है, या तो परिवार के मुखिया पापा होंगे या मम्मी होंगी या दादा होंगे, दादी होंगी, कोई भी होंगी, कोई एक परिवार का मुखिया होगा। और ऐसे अलिखित नियम या ऐसे मौखिक नियम या परिवार की परंपरा से चले आ रहे नियम, इनको आपके परिवार के मुखिया को भी मानना पड़ता है और आप परिवार के सदस्यों को भी मानना पड़ता है। ऐसा ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नियमावली के संदर्भ में होता है कि ऐसे नियम जिनको शासकों के द्वारा भी माना जाता है और नागरिकों के द्वारा भी माना जाए, उनको कहा जाता है सम्मिलित रूप से ऐसे नियम कहलाते हैं संविधान। क्या कहलाते हैं? संविधान। अब चूंकि संविधान जो है वह देश का सर्वोच्च कानून होता है। क्या होता है? सर्वोच्च कानून। अच्छा, सर्वोच्च मतलब टॉप पे, सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कानून जिसके ऊपर कोई कानून ही ना होता हो। तो देश का यह सर्वोच्च कानून जो संविधान होता है उसके अंतर्गत सरकार के काम करने की शक्तियां होती हैं, उसके अंतर्गत नागरिकों के अधिकार होते हैं, और सरकार की शक्तियों के साथ साथ सरकारों के कामकाज करने के तरीके भी उसमें स्पष्ट किए होते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें कोई भी शासक या सरकार मनमानी कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमने कब पढ़ी? पिछले अध्याय में कक्षा 9 के जब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत गहराई से समझा था। यदि आप लोगों ने उस अध्याय के वीडियोस को नहीं देखा हो तो ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक दी हुई है जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, मतलब लोकतंत्र क्या है और वह क्यों ज़रूरी है। आज हम इस अध्याय में लोकतंत्र का जो संवैधानिक स्वरूप है उस पर कुछ सवाल करेंगे। मतलब संविधान के माध्यम से लोकतंत्र कैसा होना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संवैधानिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। इस अध्याय में हम साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाएंगे, जैसे संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान बनते कैसे हैं, इनको बनाने वाले लोग आखिर होते कौन हैं, क्या संविधान को बनाने वाले लोग अलग अलग देशों के निवासी होते हैं, क्या उनकी नाक नहीं होती, क्या वो चार कान वाले होते हैं, ये सब हम इस अध्याय में समझेंगे। और फिर उनको बनाते कैसे होंगे इन नियमों को। इन संविधान में इतनी सारे नियम लिखे गए हैं कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, उपराष्ट्रपति क्या करेगा, एक एक चीज़ को उठाया गया है। तो ये बने कैसे होंगे? भाई दाल भाजी तो है नहीं है कि सब्जी काटी, फ्राई किया, गार्निश किया, परोस दिया और हो गया। मतलब धोया भिगोया और हो गया वाला सिस्टम तो नहीं है ना। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। इन्हीं सवालों को हम आज के इस अध्याय में उठाने जा रहे हैं। फिर एक सवाल और आता है कि यदि देश लोकतांत्रिक है, जैसे हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है ना, पिछला अध्याय पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया कि हमारा देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो संविधान बनाए जाते हैं उन संविधानों का मूल्य, मतलब बुनियादी मूल्य क्या होता है, इन संविधान के अंतर्गत किन चीज़ों को समाहित किए जाने का प्रयास किया जाता है, और हम ये भी जानेंगे कि क्या एक बार संविधान बन गया
तो उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे हमारे देश का संविधान सन 1950 में बना, 2 वर्ष 11 माह की अथक मेहनत के बाद बना, तो 1950 में वो लागू हुआ, बनकर तैयार होने के बाद, और आज चल रहा है 2021, मतलब लगभग 70, 71, 72 साल हो चुके हैं। तो क्या संविधान बदला नहीं जाना चाहिए? क्या उसमें संशोधन होने की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। मतलब संविधान में समयानुसार संशोधन भी होना चाहिए। ये कैसे होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम आज इस अध्याय में समझेंगे। इस अध्याय की शुरुआत होगी बहुत ही युवा देश, युवा बोला जाए तो अभी अभी जन्मा हुआ देश, सन 1994 की बात है। साउथ अफ्रीका ने जन्म लिया ही है। साउथ अफ्रीका में भी जैसे भारत में अंग्रेज़ों ने राज किया था ना, सैकड़ों वर्षों की गुलामी, ऐसे ही साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, बिल्कुल दक्षिण में, साउथ अफ्रीका ही बोलते हैं उसको। 1994 में वह देश आज़ाद हुआ और कहा यह जाता है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, बहुत ही खूबसूरत संविधान है। उसमें सभी बातों को समाहित किया गया है। तो इस अध्याय का आरंभ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही होता है। हम ये देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इस संविधान बनाने के कार्य को कैसे अंजाम दिया, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण की व्यवस्था को देखने के बाद हम हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान के आईन के बारे में जानेंगे। आईन मतलब संविधान। हमारे देश का संविधान कैसे बना, उसमें बनाने वाले लोग कौन कौन थे, उस निर्माण के दौरान हमारे राष्ट्रपिता की क्या भूमिका थी, क्या वो संविधान सभा के सदस्य थे तो क्यों, और नहीं थे तो क्यों नहीं थे। ये सारी चीज़ें हम आज इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। आज नहीं, मतलब आज से ये जो एपिसोड शुरू हो रहा है संविधान निर्माण, इसके सभी 4-5 जो एपिसोड्स आएंगे उनको देखते हुए आप इनको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि संविधान निर्माण अफ्रीका से इंडिया तक कैसा है। तो चलिए हम सबसे पहले आरंभ करते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। चलिए, कक्षा 9 के अंतर्गत हमारा है ये। कक्षा 9 में हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान को। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 और इसका नाम है संविधान निर्माण। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। तो ये जो तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी हम उनको बोलते हैं, हम उनको भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपिता थे या माना जाता है वह है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन जो मंडेला हैं, हम उनके कथन से आज के इस अध्याय को आरंभ करेंगे। और उन्होंने देश की आज़ादी के बाद क्या कहा, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना चाहता हूं और इसे पाना भी चाहता हूं। और ध्यान रहे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे के विचार थे। पहली ही लाइन देखिए आप, इसमें दिया हुआ है कि मैंने गोरों के खिलाफ, यहाँ पर ये देखिए आप, गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। क्या किया है? संघर्ष किया है। और मैंने ही मतलब नेल्सन मंडेला ने ही अश्वेतों, मतलब जिनका चमड़ी का रंग श्वेत नहीं है, गोरा नहीं है, उनके स्वामित्व का भी विरोध किया है। इस सेंटेंस को, नेल्सन मंडेला के इस वाक्य को बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, मतलब अंग्रेजों ने जो देश पे शासन किया था उस शासन के खिलाफ भी मैंने संघर्ष किया है। और जब देश आज़ाद हो गया, देश के संविधान बनाने की बात आई, तो मैंने ये कहा कि नहीं, केवल अश्वेतों, मतलब जो काले अफ्रीकी लोग हैं, उनका स्वामित्व भी ना बन जाए, इसका भी विरोध किया, मतलब उनका बोलबाला ना हो जाए। अर्थात गोरे और काले दोनों रंग की चमड़ी वाले लोग एक साथ सहकारिता के भाव से रहें। और इसके लिए
इस आदर्श को स्थापित करने के लिए जीना तो छोड़ दिए, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। ये शब्द थे साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला के। दक्षिण अफ्रीका की जो गोरों की सरकार थी, उन्होंने नेल्सन मंडेला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। हम इसको चर्चा करेंगे, उसके पहले आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका जो है वह दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, हम पहले इसको देख लेते हैं। इस चित्र से आप भली भांति परिचित हो, ये पृथ्वी का चित्र है। पृथ्वी पर आपको ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बाजू में यहाँ पर ये मेडागास्कर है, जहाँ पर हमने जलवायु अध्याय पढ़ते हुए चर्चा की थी। और यहीं से ये देखिए यहाँ पर ये भारत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो दक्षिण अफ्रीका है, इसको अगर इस तरह से हम देखें कि दक्षिण अफ्रीका जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है आपको, जो नारंगी रंग में ये जो दक्षिण अफ्रीका आपको ये दिखाई दे रहा है, इस दक्षिण अफ्रीका के नीचे सबसे दक्षिण में ये देखिए आप, दक्षिण अफ्रीका के ध्वज के साथ में दक्षिण अफ्रीका देश उभर आया है। इसको थोड़ा बड़ा करके हम देखते हैं, इस देश को इस तरह से दिखाई देता है। जो दक्षिण अफ्रीका का नक्शा है ये उसके झंडे के रूप में आपको दिख रहा है, एक्चुअल में दक्षिण अफ्रीका का नक्शा ये है। भारत का नक्शा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उसके देश का नक्शा बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर अंग्रेज़ों की सरकार थी और वो मुकदमा सुन रहे थे देशद्रोह के खिलाफ। मतलब किसके, देशद्रोह का मुकदमा किसके खिलाफ, नेल्सन मंडेला के खिलाफ। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अंग्रेज़ों की खिलाफत की थी, अंग्रेज़ों से ये कहा था कि मेरे देश को, मेरा देश दक्षिण अफ्रीका है, उसको छोड़कर चले जाओ। लेकिन चूँकि अंग्रेज वहाँ पर शासक थे तो वो ये कहते थे दक्षिण अफ्रीका हमारा देश है, इसलिए आपने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई, यानी आपने देशद्रोह किया है। तो नेल्सन मंडेला जो कि उस समय इस आयु वर्ग के थे, कितने यंग थे ये देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, बहुत युवा थे ये। और उनके साथ में उनके 7 लोग और थे। इन 7 लोगों के साथ नेल्सन मंडेला को 1964 में देशद्रोह का मुकदमा चलाया। और क्या किया कि देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध किया था इन्होंने। रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करने वाली व्यवस्था। गोरा है तो उसको अच्छा मानना, काला है तो उसको बुरा मानना, ये दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज़ों की विशेषता थी। और इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ उठाने को अंग्रेज़ों ने क्या बोल दिया, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। और उन्हीं के मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं के वकील थे, तो डेफिनेटली एक तरफा फैसला होना ही था। और उस एक तरफा फैसला का परिणाम ये आया कि इनको जेल की सज़ा हो गई, आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास मतलब जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। ये सज़ा अंग्रेज़ों ने नेल्सन मंडेला और उसके 7 साथियों को दे डाली। अगले 28 साल तक, कब तक, अगले 28 साल तक, 1964 से लेकर 1992 तक, इन 28 सालों तक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल, जैसे भारत की सबसे खतरनाक जेल अंग्रेज़ों ने कौन सी बनाई थी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जिसको हम काला पानी बोलते थे, ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका की काला पानी जो थी वह था रोबेन द्वीप। यहाँ पर उनको बंद रखा गया और जब 1992 आया तब उनको रिहा किया गया। तब तक ये युवा मंडेला जो इस तरह दिखाई देते थे, अब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, अब वह बुजुर्ग हो गए थे। 28 वर्ष की उम्र तक किसी को जेल में डाल देना, आप सोचिए कि क्या हालात हुए होंगे। यदि आपको आज जेल में डाल दिया जाए और 28 साल बाद रिहा किया जाए तो आपकी जीवन कैसा होगा। बस ये कल्पना आप मंडेला जी को देख करके सोचिए। अब मैं रोबेन द्वीप की बात करता हूँ कि रोबेन द्वीप था कहाँ, चलिए हम उस पर बात करें। ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर स्पष्ट आपको दिख रहा है ये नारंगी रंग में दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका का नक्शा, उस महाद्वीप के अंदर ये देश है। मतलब इसको हम बड़ा करके देखें तो इस तरह से हमको ये दिखाई देता है ये। तो इसमें यहाँ पर रोबेन द्वीप है, आइसलैंड, मतलब दक्षिण अफ्रीका के इस बिंदु पर है यहाँ पर रोबेन द्वीप। यहाँ पर उनको बंद करके रखा गया था और 28 साल तक उनको जेल में डाले रखा गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ क्या संघर्ष किया, इसको हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रंग भेद, यहाँ पर 2 लड़के दिख रहे हैं चित्र में, इनको बहुत अच्छे से आप देखिए। एक का रंग गोरा है और एक का रंग काला है। और इसी के खिलाफ ये गोरे रंग वाले अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और ये काले रंग वालों को ये सोचते हैं कि ये बहुत खराब हैं।
और इसी के खिलाफ संघर्ष किया है दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने, और हमारे महात्मा गांधी ने वहाँ जाकर काफ़ी सहयोग इनके साथ किया था। चलिए आगे देखते हैं, रंगभेद है क्या एक्चुअल में। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। रंगभेद नस्ली भेदभाव मतलब तू गोरा और मैं काला, मेरी त्वचा फेयर एंड लवली वाली और तेरी त्वचा राख कोयले वाली, तो दोनों की जोड़ नहीं बनेगी। जब जोड़ नहीं बनेगी मतलब काले रंग की त्वचा वाले लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता, काले रंग की त्वचा वाले लोगों को गुलाम बोला जाता, ये कहा जाता कि जिनकी त्वचा गोरी है वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, वे शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, और जिनकी त्वचा का रंग काला है वे लोग शासन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, वे लोग गुलाम होने के लिए पैदा हुए हैं। जबकि वैज्ञानिक भाषा, आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि वे गोरे लोग जो इंग्लैंड में पैदा होकर दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, यदि दक्षिण अफ्रीका में ही पैदा हुए होते तो वे भी काले रंग लिए होते। क्यों? क्योंकि जलवायु का असर होता है, क्लाइमेट का असर होता है। दक्षिण अफ्रीका जो देश है वह उष्ण कटिबंधीय देश है। अब उष्ण कटिबंध से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में त्वचा का रंग काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गर्मी अधिक होती है। चलिए खैर वो वैज्ञानिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि त्वचा का रंग जो है वह किसी भी रूप से भेदभाव के लायक तो नहीं होता। और ये अंग्रेज, ये बदमाश अंग्रेज त्वचा के रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, स्किन कलर के आधार पर भेदभाव करते थे, और इसी भेदभाव को रंगभेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगभेद कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था गोरे लोगों ने ला दी थी। मतलब गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति लेकर आए थे कि गोरे अच्छे होते हैं, काले खराब होते हैं। ये जो दक्षिण अफ्रीका है 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ पर यूरोपीय कंपनियाँ व्यापार करने के लिए आई थीं। यहाँ पर यूरोपीय कंपनियाँ साउथ अफ्रीका में व्यापार करने के लिए आई थीं, और इन्होंने सारे दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया। कैसे गुलाम बना लिया? ठीक वैसे ही जैसे हथियार और जोर जबरदस्ती के दम पर भारत को गुलाम बनाया था। इन्होंने भारत पर कब्जा किया था, आपस में राजाओं को भिड़ा दिया था, और अपने नए नए बंदूकों और परंपरागत हथियारों की तुलना में इनके अस्त्र शस्त्र जोरदार थे, और उन अस्त्र शस्त्रों के दम पर, उन हथियारों के दम पर, उन आधुनिक हथियारों के दम पर जैसे भारत को गुलाम बनाया था, ऐसे ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बना लिया था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाने में और भारत को गुलाम बनाने में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फ़र्क आपको दिखेगा। देखिए, भारत से उलट, यहाँ भारत की हम बात करें तो भारत से उलट बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। भारत में गोरे लोग बसे नहीं थे। भारत में वो लोग व्यापार करने आते थे, भारत में वो लोग नौकरी करने आते थे, और अपना टाइम पूरा होने के बाद वापस इंग्लैंड चले जाया करते थे। भारत से सारा माल मसाला इकट्ठा करते, जहाज़ों में भरते और वापस इंग्लैंड चले जाया करते। मतलब यहाँ उन्होंने बसने की बात नहीं सोची। मतलब यहाँ पर उन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया, उनका आधार कार्ड इंग्लैंड का ही था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उल्टा हो गया। दक्षिण अफ्रीका में इन लोगों ने अपना आधार कार्ड दक्षिण अफ्रीका का ही बना लिया, और ना केवल आधार कार्ड बनाया बल्कि वोटर लिस्ट में भी नाम जोड़ लिया। भारत की वोटर लिस्ट में अंग्रेज़ों ने अपना नाम नहीं लिखवाया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की वोटर लिस्ट में अंग्रेज़ों ने अपना नाम जुड़वा लिया था। ये बहुत बड़ा अंतर था। अब जब दक्षिण अफ्रीका की वोटर लिस्ट में अंग्रेज़ों ने अपना नाम जुड़वा लिया, तो जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते तो अंग्रेज़ ही सरपंच बनते, अंग्रेज़ ही वार्ड मेंबर बनते। जनपद के चुनाव होते तो वे सफ़ेद चमड़ी वाले, गोरी चमड़े वाले अंग्रेज़ वही जनपद अध्यक्ष बनता, वही नगर पालिका अध्यक्ष बनता, वही महापौर बनता, वही विधायक बनता, वही सांसद बनता। और चुनाव की व्यवस्था भी उन्होंने ऐसी कर ली थी कि जो काली चमड़ी के लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया। मतलब रंगभेद की जो राजनीति थी उसको उन लोगों ने चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। वहाँ पर रंगभेद की राजनीति ने चमड़ी के रंग के आधार पर अपना विभाजन कर लिया। मतलब जो गोरी चमड़ी वाला होगा वो राज करेगा, जो काली चमड़ी वाला होगा वो राज नहीं करेगा, वो नौकर रहेगा, वो गुलाम रहेगा। ये व्यवस्था उन्होंने लागू कर ली। एक तो तुम गांव के सरपंच बन गए, वार्ड मेंबर भी बन गए, और कैसे बन गए? कानून में परिवर्तन करके। कैसा परिवर्तन करके? कि काले लोग ना वोट दे सकते, ना काले लोगों को जीने का अधिकार है। काले लोग, जो काली चमड़ी के लोग हैं, काले लोग से तात्पर्य काली चमड़ी वाले लोग जिनकी चमड़ी का रंग डार्क है, उनको उन्होंने गुलाम बना लिया और सारे राजनीतिक अधिकार उनसे छीन लिए। जब उनको पास वोट डालने का अधिकार नहीं, शासक चुनने का अधिकार नहीं, तो डेफिनेटली सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, जनपद अध्यक्ष सब कौन बनेगा?
अंग्रेजी बनेगा ना, और वो बने भी। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। ये एक वैज्ञानिक कारण है, ऐसा नहीं कि भगवान ने भेदभाव किया है। यदि आप में कोई अगर गोरी चमड़ी के हैं और यदि हम दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में कलर चेंज हो जाएगा, हमारी स्किन का कलर चेंज होने लगेगा। यही हाल साउथ अफ्रीका में होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय देश है, तो वहाँ पर चमड़ी का रंग काला होता है। तो ये जो है, ये डार्क स्किन वाले लोग ये साउथ अफ्रीका के हैं और लाइट स्किन वाले ब्रिटिशर्स हैं। तो स्थानीय जो आबादी थी वहाँ पर, साउथ अफ्रीका की जो आबादी थी, उस आबादी में 3/4 लोग दक्षिण अफ्रीका के काली स्किन वाले लोग थे, काली चमड़ी रंग के लोग वाले थे, और जो थोड़े से लोग थे वो थे श्वेत स्किन के, सफ़ेद चमड़ी के। अच्छा, ये जो 3/4 जो लोग थे, इसी में अन्य मिश्रित नस्ल के लोग भी थे जिनको रंगीन चमड़ी वाला लोग कहा जाता था। जिनको रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था मतलब ना ये गोरे थे ना ये काले थे, इनकी चमड़ियों का रंग मिक्स था, मिक्सचर कलर था ये, तो इनको रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। कुछ इंडियंस भी वहाँ रहते थे। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी वहाँ गए थे, महात्मा गांधी के पहले और भी काफ़ी लोग गए थे, वो लोग भी वहाँ थे। तो इस तरह से पूरे साउथ अफ्रीका में गोरे जो थे वो शासक थे। क्या थे? शासक थे, राज करने वाले थे, सरपंच बनने वाले थे, मुख्यमंत्री बनने वाले थे, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, अपने आप को समझते थे वो। और गोरों के अलावा बाकी जितने भी थे, काली चमड़ी वाले, रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय चमड़ी वाले, सांवलिक चमड़ी वाले, रंग के आधार पर, त्वचा की रंग के आधार पर उनको छोटा और नीच माना जाता था। सिर्फ गोरे रंग की चमड़ी वाले ही श्रेष्ठ माने जाते थे, बाकी सब छोटे और नीच माने जाते थे। और एक बहुत बड़ा राजनीतिक अधिकार जो इनसे छीन लिया गया था वह था वोट डालने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। मतलब ये अपना शासक भी नहीं चुन सकते थे। और अंग्रेज ये कहते थे, आई एम द बॉस, आप लोग हमारी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग गोरी चमड़ी के लोग हैं, आप लोग काली, रंगीन और मिश्रित चमड़ी के लोग हैं, इसलिए आप राज नहीं कर सकते, आप गुलाम बनकर ही रह सकते हैं। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति थी। रंगभेद की नीति के आधार पर गोरी चमड़ी वाले अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, राजा समझते थे, बाकी सबको फालतू समझते थे। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए स्थानीय निवासी का कार्ड बनवा लिया, मूल निवासी का कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, वहाँ का वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वा लिया उनने। और जो स्थायी निवासी थे उनका नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं। कितनी बड़ी विडंबना थी और कितना बड़ा अत्याचार था ये। राजनीतिक अत्याचार तो था ही, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह का शोषण वो लोग करते थे। और इसके अलावा भी शोषण के अलग अलग प्रकार थे। जैसा कि हेडिंग आपको दिख रहा है, पृथक्करण या अलग अलग करने के इंतजाम। मतलब गोरों की व्यवस्था अलग करना और काली चमड़ी वाले लोगों की व्यवस्था अलग करना। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए बहुत दमनकारी थी। अश्वेत मतलब श्वेत यानी होता है सफ़ेद, और अश्वेत होता है जो सफ़ेद नहीं है, मतलब जिनकी चमड़ी गोरी नहीं है। तो बिना गोरी चमड़ी वाले लोग, जिनकी चमड़ी का रंग गोरा नहीं था, वे बेचारे सरकारी तौर पर बहुत ही नुकसान में थे और उनका बहुत दमन किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। जो गोरों की बस्तियां थीं, इस तरह से ये जो गोरों का झंडा है ब्रिटिशर्स का, उसके ऊपर जो छोटे छोटे मकान बने हैं, इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये गोरों की बस्तियां थीं। इन बस्तियों में काले लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। स्पष्ट बोर्ड लगा दिया गया था कि डेंजर, नेटिव्स, इंडियंस and colored, if you enter these premises at night you will be listed as missing, armed guards shoot on sight, savage dogs devour the corpse, you have been warned। मतलब आपको चेतावनी दी जाती है कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी दक्षिण अफ्रीका के भारतीय और रंगीन चमड़ी वाले लोग इस बस्ती में प्रवेश ना करें, और यदि आप प्रवेश करते हैं तो आपको तत्काल गोली मार दी जाएगी, आपको हमारे भूखे कुत्ते खा जाएंगे, यह चेतावनी दी जाती है। अब उन्हें गोरे बस्तियों में जाने की इजाज़त तो थी नहीं, लेकिन वो उनको कभी जब गोरे लोगों को खुद को काम पड़ता है, इनसे कोई काम करवाना होता, तब उनको परमिट दिया जाता और वो परमिट लेकर फिर वो गोरी बस्ती में दूसरी चमड़ी वाले लोग पहुंच पाते थे। चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, टैक्सी हो, होटल हो या अस्पताल हो, या फिर स्कूल कॉलेज हो, लाइब्रेरी हो, या सिनेमा घर, नाट्य घर, कुछ भी हो, समुद्र का तट क्यों ना हो, स्विमिंग पूल क्यों ना हो, सब जगह पर, सार्वजनिक शौचालयों में, सब जगह पर गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी और काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी। मतलब ये चित्र में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं
कि ये जो काला दिख रहा है और ये जो गोरा दिख रहा है, इनको दो विपरीत ध्रुव माना गया और दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, अलग अलग इंतजाम किए गए। काले लोगों के लिए अलग कुर्सी, गोरी चमड़ी वालों के लिए अलग कुर्सी। गोरी चमड़ी वालों के लिए ट्रेन में अलग जगह, काली चमड़ी वाले लोगों के लिए ट्रेन में अलग जगह। मतलब काली चमड़ी वालों को फर्स्ट क्लास यात्रा की सुविधा नहीं थी, वे फट्टी बिछाकर बैठा करते थे। तो इस तरह से जो गोरी चमड़ी वाले लोग और काली चमड़ी वाले लोगों के लिए जो अलग अलग इंतजाम किया गया था, उस इंतजाम को कहा जाता था पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। काले जो लोग थे वह गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह पर तो क्या गिरजाघर में तक नहीं जा सकते। मतलब ये तो हो गई सामाजिक स्थिति। अब धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये जो काली चमड़ी के लोग थे, इनको पूजा घरों में भी नहीं घुसने दिया जाता था कि आप हमारे साथ पूजा नहीं कर सकते। मतलब सोचो, भगवान के दरबार पर भी इन लोगों को रहम नहीं आया। वो ईश्वर जिसने हर चमड़ी वाले लोग को अपना बेटा माना है, अपनी बेटी माना है, हर जीव जंतु के लिए जिस ईश्वर के अंदर प्रेम है, उस ईश्वर के घर में, हालांकि ईश्वर के घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम मनुष्यों ने उसको बोला है। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं गिरजाघर में रहता हूँ, मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं मस्जिद में रहता हूँ। ईश्वर ने कभी आके नहीं बताया। ये तो हम बताते हैं कि मेरा ईश्वर मंदिर में है, मेरा ईश्वर मस्जिद में है, मेरा ईश्वर गिरजाघर में है। तो गिरजाघर में भी जो कोरे रंग के अंग्रेज थे, वो ये कहते थे कि आपको हमारे भगवान की पूजा करने की इजाज़त नहीं है भाई, आप गिरजाघर में नहीं आ सकते। और अश्वेतों को संगठन बनाने की भी अनुमति नहीं थी, इस व्यवहार का विरोध करने की भी अनुमति नहीं थी। मतलब इतना अत्याचार हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, इतना दमन हो रहा है, और इसके बावजूद भी वो ये आवाज़ उठा के नहीं कह सकते थे कि माई बाप हुजूर बहुत दर्द हो रहा है पीठ पर, अब हमको इतने कोड़े मत मारो, हमको बहुत तकलीफ़ है, हमारे साथ अन्याय मत करो। ये आवाज़ भी उठाने का अधिकार नहीं था। और नेल्सन मंडेला ने इस आवाज़ को उठाया कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। मुकदमा न केवल चलाया बल्कि उनको सज़ा फाइनल कर दी गई और 28 साल मतलब आजीवन कारावास की सज़ा तक दे दी गई। तो ये हाल थे दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार का। अब आखिर दुख भरे दिन बीते रे भैया, बड़ा सुख छायो वाली स्थिति होती कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत होती है। 1950 से ही यह शुरुआत हो जाती है। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच जाती खबर कि भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों से मुक्ति पा ली। और जैसे ही वहाँ खबर पहुंचती है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर अश्वेत चमड़ी के लोग, रंगीन चमड़ी के लोग, भारतीय मूल के लोग, सभी लोग रंग भेद की उस प्रणाली के खिलाफ जोरदार संघर्ष शुरू कर देते हैं। वो जितने भी अश्वेत चमड़ी के लोग, रंगीन चमड़ी के लोग और भारतीय मूल के लोग, सारे लोग कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए, रंग भेद वाली इस प्रणाली को ख़त्म किया जाए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, उन्होंने हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का नेतृत्व किसने किया होगा भाई? कोई तो ऐसा बैनर होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी। जैसे भारत में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, ऐसी ही दक्षिण अफ्रीका में एक संगठन था, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। कौन सा था? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। उस नेशनल कांग्रेस के, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले, झंडे के नीचे सारे मजदूर संगठन, सारी कम्युनिस्ट पार्टी, सारे समझदार नेता इकट्ठे हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए संकल्प ले लिया और युद्ध छेड़ दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। और जब अंग्रेज़ों के खिलाफ ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने लड़ाई शुरू कर दी, तो जो अंग्रेज़ों के साथ में कुछ अंग्रेज़ अच्छे भी थे, उन्होंने ये कहा कि हम लोग अफ्रीकन्स को सपोर्ट करेंगे। अफ्रीकन्स के साथ में वाकई में गलत हो रहा है, जो चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ में इनका साथ देंगे। उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इन सफ़ेद चमड़ी वाले गोरे लोग, जो समझदार गोरे थे, उन्होंने पूरी दुनिया में इसके खिलाफ माहौल चलाया और बोला कि स्टॉप रेसिज्म, रंग भेद की नीति को समाप्त किया जाए दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन उस गोरी सरकार के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। उस गोरी सरकार ने इस चीज़ को सुना भी नहीं और उसने अपनी दमन नीति को जारी रखा। हजारों अश्वेत लोगों को, हजारों रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या कर डाली और रस्सियों से बांध कर मारा जाता, पलंग में लिटाकर मारा जाता, कोड़ों से मारा जाता, तरह तरह के जुल्म किए जाते, गर्म प्रेस करके पीठ पे रख दिया जाता। इस तरह से दमन करते हुए इस गोरी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में अपना शासन जारी रखा। अभी भी उसका शासन चल रहा था। अब बात करते हैं कि जब ये शासन इस तरह से चल रहा था
तो ये जो टॉपिक दिख रहा है एक नए संविधान की ओर, ये कब आया? तो कहते हैं ना, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो उस संघर्ष के नारे की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि अब हमारा यहाँ रुक पाना, राज कायम करना मुश्किल है। मतलब रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष बहुत तेज़ होता गया और उस तेज होते संघर्ष में अनेक गोरी चमड़ी वाले लोगों का भी सहयोग मिलने लगा, तो सरकार को एहसास हो गया कि अब वह जोर ज़बरदस्ती के साथ अश्वेतों पर, मतलब काली चमड़ी वाले दक्षिण अफ्रीकी लोगों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। अब उसको अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगा, ये उसके दिमाग में आ गया और उसने नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। क्या बदलाव शुरू किया? परीक्षा में आ सकता है कि जब अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ में दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने संघर्ष शुरू किया तो सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन आया? तो ये परिवर्तन आया कि भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर जो प्रतिबंध लगाया था वो हटा लिया गया। मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा था कि आप दमन की खबरें नहीं छापेंगे, वो पाबंदी उठा ली गई। और 28 साल से जो जेल में 1964 से जो नेल्सन मंडेला साहब जो जेल में बंद थे, उनको आज़ाद कर दिया गया। और जब उनको आज़ाद किया गया तो 26 अप्रैल 1994 के दिन की बात है। 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि, बिल्कुल आधी रात का समय था। दक्षिण अफ्रीका जो एकदम काला स्याह था, दमन की नीतियों में दबा हुआ था और अंग्रेज़ों के बैनर तले हुए, अंग्रेज़ों के झंडे में वह दबा कुचला महसूस कर रहा था। अंग्रेज़ों का झंडा हट गया और साउथ अफ्रीका, अब रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन आज़ादी के बाद की राह और कठिन थी कि जो गोरे अंग्रेज जिन्होंने अपना वोटर लिस्ट में वहाँ पर नाम जुड़वा लिया था, जो वहाँ पर आधार कार्ड बनवा चुके थे, वो अफ्रीका छोड़ने को तैयार नहीं थे। अफ्रीकी जो लोग थे उनका अपना देश था। अब इन दोनों गोरी चमड़ी वाले लोग और काली चमड़ी वाले लोग, मतलब जिन्होंने शोषण किया वो और जिनका शोषण हुआ वो, दोनों मिलकर एक साथ संविधान बनाने की राह पर आगे बढ़े, जो कि बहुत कठिन काम था। चलिए देखते हैं क्या हुआ। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का जो गठन होना था उसका रास्ता खुल गया। मतलब एक ऐसी सरकार के गठन का समय आ गया जब गोरे और काली चमड़ी वाले सारे लोग एक साथ मंत्री बन के रह सकते थे, एक साथ शासक बन के रह सकते थे और जनता भी वही थे। लेकिन यह सब हुआ कैसे? है ना कठिन बात कि वे अंग्रेज जो काली चमड़ी वाले लोगों को बहुत बुरा मानते थे, उनके साथ कैसे बैठते? वे काली चमड़ी वाले लोग जो अंग्रेज़ों को फूटे आँख नहीं सुहाते थे, उनके साथ कैसे बैठें? तो आइए इस असाधारण बदलाव को हम जानें। उसके पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने अपने मुंह से क्या कहा, हम इस बात को सुन लें। मंडेला साहब ने क्या कहा कि मंडेला जी ने कहा, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली इस शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने पर सहमत हो गए हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमन साहत पर भरोसा था और वे इसको मानने के लिए तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही कि मनुष्य जाति पर भरोसा करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। चाहे काली चमड़ी के लोग हों, चाहे गोरी चमड़ी के लोग हों, आज़ादी के बाद अब आप लोगों ने एक साथ चलना आरंभ कर लिया है। आप लोगों ने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो ही हमारी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। ये शब्द नेल्सन मंडेला के बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं और समझने के साथ साथ अपने जीवन में उतारने योग्य शब्द हैं। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का उदय हो जाता है। अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया। जो अश्वेत चमड़ी के लोग थे उन्होंने अश्वेत समाज के लोगों से आग्रह किया, मतलब नेल्सन मंडेला के जो सहयोगी थे उन्होंने अपने देश के नागरिकों से कहा, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। क्या कहा? बीती ताही सुधार दे आगे की सुध ले। मतलब सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने आप पर बहुत जुल्म किया है। कौन कह रहा है ये दक्षिण अफ्रीका के काली चमड़ी वाले नेता दक्षिण अफ्रीका की काली चमड़ी वाली जनता से ही कह रहे हैं।
कि भले गोरे लोगों ने भारी जुल्म किए हैं, हम आपसे कहते हैं उन जुल्मों को भूल जाइए, उन गोरे लोगों को माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लें तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित एक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। मतलब हम गोरे और काले रंग को छोड़ दें और राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ें। एक पार्टी जिसने दमन किया था, ये गोरे लोगों की पार्टी, इसने लोगों पर दमन किया था और नृशंस हत्याओं के साथ में इन काले लोगों को प्रशासन किया था। मतलब ये जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, इन्होंने इन काली चमड़ी वाले लोगों को प्रशासन किया। ये दूसरी पार्टी है जो पीले घेरे में दिख रही है। इस दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर, ये काली और गोरी चमड़ी वाले दोनों लोग मिलकर आपस में संविधान बनाने की बात कर रहे थे, साथ में बैठने की बात कर रहे थे, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब चमड़ी के रंग की बात नहीं हो रही थी, अब राष्ट्र को रंगीन बनाने की बात हो रही थी, अब राष्ट्र को इंद्रधनुषी रंग देने की बात हो रही थी। ये दोनों एक साथ बैठे, लेकिन इसके बावजूद भी मन में कई तरह के सवाल थे। दुनिया का सबसे बेहतर संविधान बनाना था। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, और जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ साउथ अफ्रीका का संविधान, तो इससे सुंदर संविधान दुनिया का कोई संविधान नहीं था, इससे बेहतर संविधान दुनिया का कोई संविधान नहीं था। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भविष्य में भी यदि कोई बात होती है तो गोरी और काली चमड़ी के लोग एक साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालेंगे। ना किसी को अलग किया जाएगा समाधान की कोशिशों से, ना किसी को बुरा माना जाएगा, ना किसी को दुष्ट मानकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। पुरानी जितनी भी गलतियां थी अंग्रेजों की, वो सब माफ़ कर दी गई। काली चमड़ी वाले लोगों को भी ये बोल दिया गया कि आप भी निश्चिंत रहिए, आप बहुसंख्यक हैं। तो मतलब पहले किसने क्या किया उसका आप कोई मतलब नहीं था। आगे जो ज़िंदगी चलने वाली थी दक्षिण अफ्रीका में, आगे जो ज़िंदगी का बहाव था, उसमें हर समस्या के समाधान के लिए हर एक नागरिक बिना चमड़ी का रंग देखे भागीदार होगा, उनकी भागीदारी होगी और समस्या का समाधान वो लोग मिलकर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना में इस भावना का बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुतिकरण किया गया है। शुरुआत होती है, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। कितनी ईमानदारी से देखिए, आप कह रहे हैं कि इतिहास में हुए इस अन्याय को हम स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को हम प्रणाम करते हैं, हम सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों की हम आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे। मतलब पुराने जो बीच में दरारें आ गई थी वो दरारें भर जाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बने। गोरों का और कालों का नहीं, राष्ट्र का समाज बने। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने। ये नहीं कि सरकार लोगों के ऊपर थोपी जाए, लोग जिसे चाहे वह सरकार में शामिल हो और चले, तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता मिले और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त करे। हे ईश्वर, हमारे लोगों की रक्षा करना। मतलब दुनिया के जो 200 राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में दक्षिण अफ्रीका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनकर आगे बढ़े, यह वहाँ की संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेने लगे। इतना प्यारा संविधान बना कि इससे पूरी दुनिया के लोग प्रेरणा लेने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका 1994 तक जिस देश को दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए जाना जाता था, दुनिया भर में ये जाना जाता था कि यहाँ पर तो गोरे लोग काले रंग के लोगों पर अत्याचार करते हैं, बहुत बुरा देश है वह। लेकिन जब देश को आज़ादी मिली, 1994 आया, ऐसा संविधान बना, तो वह देश लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपने आप में, अपने व्यवहार में कितना बड़ा परिवर्तन लाया। जो संख्या में बहुत अधिक थे, उन्होंने गोरे अंग्रेज उनके अत्याचारों को माफ़ कर दिया।
और गोरे लोगों ने अपने अंदर से बहुसंख्यकों का भय हटा दिया। मतलब यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय से बना। पुराने कड़े अनुभवों को, पुराने बिटर अनुभवों को, कड़वे अनुभवों को छोड़ दिया गया, उनको पीछे रहने दिया गया, उन पर चर्चाएं नहीं की गईं और आगे बढ़कर एक इंद्रधनुषी समाज बनाने का लक्ष्य रखा गया और इस बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाई। और इस समझदारी के कारण ही यह संभव हुआ कि दक्षिण अफ्रीका लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में सामने आया। एक बार फिर राष्ट्रपिता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला अपने शब्दों में कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को, इसके सभी लोगों को इसके वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, मतलब गोरे और काले, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। न गोरों का न कालों का, यह देश है दक्षिण अफ्रीका वालों का। जो यह बोलेगा वो राष्ट्र की बात करेगा और उन्होंने ये किया। और जब ये किया, वह राष्ट्र जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था, वह राष्ट्र लोकतंत्र के मॉडल के रूप में सामने आ गया। इस प्रकार आप लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के बारे में देख लिया कि कैसे अंग्रेजों ने रंगों के आधार पर भेदभाव किया था। नेल्सन मंडेला का संघर्ष बेकार नहीं गया। 1964 में जेल हुई। 1992 में आखिरकार अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने वो आवाज़ बुलंद की कि अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश छूटा नहीं उनसे। हम भारत में कहते हैं कि देश छोड़ने को मजबूर हुआ, लेकिन अफ्रीका में वो देश नहीं छोड़ा, सत्ता छोड़ने को मजबूर हुआ, ये कह सकते हैं। बेसिक डिफरेंस से ध्यान रखिएगा। भारत से अंग्रेज आज़ादी देकर इंग्लैंड भाग गए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ऐसा नहीं था। वहाँ पर वो बस गए थे, वहाँ पर उनका वोटर आईडी था, वहाँ पर आधार कार्ड था। हाँ, उन्होंने सत्ता त्याग दी। सत्ता को त्यागने के बाद जो काली चमड़ी के लोग थे, जो रंगीन चमड़ी के लोग थे, उनको भी गले लगा लिया। उनसे बोला कि गोरी काली चमड़ी वाले आज से भाई भाई होंगे। और इसके बाद सब मिलजुल कर बैठे। राष्ट्रपिता नेल्सन मंडेला की भावनाओं के अनुरूप चलते हुए एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया और उस संविधान को न केवल दक्षिण अफ्रीका का बल्कि संपूर्ण दुनिया का एक शानदार संविधान बना लिया गया और अफ्रीका लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में सामने आया। ये आप लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा, समझा। मेरे ख्याल से इस वीडियो में, इस कंटेंट में ऐसी कोई बात नहीं रह गई है जो आपकी समझ में ना आई हो। फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। शेयर करना मत भूलिएगा। इस कंटेंट को यदि आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए। और हाँ, आज मैंने अपना परिचय अभी तक नहीं बताया, तो आपको बता दूं कि मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग पढ़ रहे हैं संविधान निर्माण और चैनल का नाम है ई क्लासेस बाय मनीष सर। तो चलिए ठीक है, आप लोग इस कंटेंट को यदि समझ में ना आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अगले कंटेंट को रेडी करके आपके लिए लेके आऊँ। जय हिंद, जय भारत।